हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने राजस्थान शिक्षा बोर्ड 2023 के लिए जो परीक्षा आयोजित करवा रहा है उसके लिए उन्होंने एक गणित का मॉडल पेपर जारी किया है। उस मॉडल पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। सभी जो क्वेश्चन दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। एक तो इससे यह है कि पूरी बुक की हमारे सामने एक साथ तैयारी हो रही है। दूसरी बात, हमें यह पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे और वो सेक्शन कितने टोटल नंबर का होगा। तो कल हमने ए सेक्शन किया था। उस ए सेक्शन में वैसे तो 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन को लगभग 28-30 जगह पर बांट रखा है और टोटल स्कोर 30 नंबर का दे रखा है। हम आज मॉडल पेपर का 20 सेक्शन करेंगे। आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। फर्स्ट सेक्शन जो दिया है ना, ए सेक्शन, उसका वीडियो आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आपको मिलेगा। अर्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस, इस चैनल पर हम सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। जो हमारे चैनल को लाइक करता है हम उन्हें धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए बच्चों, जीवन में सच्चाई तो यह है कि मेहनत करनी जरूरी होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए लगातार किसी न किसी माध्यम से आप अपनी तैयारी को जारी रखें और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सुभाष कड़वासरा आज के इस वीडियो के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सेक्शन बी की आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे हम। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जिसमें दिया है मॉडल पेपर 2023। यह पैटर्न रहेगा एनुअल एग्जाम का। एनुअल एग्जाम का पेपर रहेगा यह, बिल्कुल मॉडल पेपर एग्जाम 2023। एनसीईआरटी की बुक लगती है। इस बुक के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में सेम सिलेबस होता है। हम राजस्थान बोर्ड के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम उन्हीं का नाम लेकर के आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लेकर के आ रहा हूं मैं। दो संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। HCF फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है? दो संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं हैं 616 और 32। इनके HCF आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको करना चाहें तो इसको 616 के टुकड़े कीजिए आप और 32 के टुकड़े कीजिए। 616 के टुकड़े करेंगे तो आप लोगों को ये पैटर्न ध्यान में है ना। 616 के इस तरीके से टुकड़े करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 308, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 154, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 11 और फिर 11 से करेंगे तो 1। तो इसकी क्या डिजिट आई हैं, फैक्टर क्या हैं इसके? 2, 2, 2 और 7 और 11। ये रफ वर्क है, आपको बैक साइड में करना चाहिए इसको अपनी कॉपी के। दूसरा है 32, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 हो गए। कितने? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अब इसको आप या तो ये कॉमन मेथड ले लें आप। HCF का मतलब ही कॉमन लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें दोनों में से जो डिजिट दोनों संख्याओं में मिलती हैं वो आप नोट करते जाएं। तो ये 2 दोनों में है इसलिए 2, ये 2 दोनों में है इसलिए 2, ये 2 दोनों में है इसलिए 2। अब बाकी ये 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 इसमें लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो यहां पर हमारा HCF जो होगा वो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बात अच्छे से? दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 और 1 है। क्या है?
शून्य दे रखे हैं, 2 शून्य कितने हैं, 2 zeros आ रहे हैं, 4 and 1, और हमें द्विघात बहुपद लिखना है, द्विघात समीकरण लिखनी है। तो द्विघात समीकरण के आप लोगों को मैंने सीधा सा सूत्र बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल्फा प्लस बीटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शून्यकों का योग ब्रैकेट प्लस शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, यह फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्य कितने दे रखे हैं, 4 + 1, यानी आपके बुक में इस तरीके का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें शून्यकों का योग दे रखा है 4 और एक गुणनफल दे रखा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां 2 शून्य दे दिए हैं। तो हमारे सूत्र के मुताबिक शून्यकों का योग लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, और शून्यकों का गुणनफल यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यक कितने हो गए, 5 + 4, तो यहां हो गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है। देखिए द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अपने को जीरोज फाइंड करने हैं इसके। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन के मुताबिक जो पैटर्न है इसको हल करने का, वो पैटर्न क्या है, आप लोगों को इसको फैक्टराइज करना चाहिए। क्या करेंगे, बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, कितने आ जाए 12, और प्लस करने पर या माइनस करने पर इसमें 1 आ जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर माइनस का सिंबल है ना, तो इसका मतलब अपने को पहले से ही ध्यान हो जाता है, इस बात का पता लग जाता है कि इन संख्याओं को ऐसी 2 संख्याएं फाइंड करनी है जिसको माइनस करने पर 1 आए। यहां पर इसके आगे संख्या क्या है, मल्टीपल के रूप में 1 है। तो आप ऐसी संख्या फाइंड कीजिए जिसको घटाएं तो 1 आए, और इन 2 संख्याओं को आपसे गुणा करें तो 12 आ जाए, 12 आ जाए। 12 कहां से आए भाई, ये पदों का गुणनफल 12 के इक्वल है। तो यहां क्या संख्या मिलेंगी अपने को, 6x स्क्वायर माइनस x, 4 - 3 कर दूं क्या, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0, -2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब देखिए बाहर माइनस अंदर माइनस, तो ये निशान प्लस का हो जाएगा सिंबल, -2 इक्वल्स टू 0। अब पेयर बनाइए यहाँ पे, 6x स्क्वायर माइनस 4x एक पेयर, 3x माइनस 2 एक पेयर। अब कॉमन ले लो बस, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2x, क्या कॉमन है 2x से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3x, और 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। इसमें कॉमन देखिए क्या है, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन निश्चित रूप से होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 2। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में अगर सेम नंबर है तब तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अभी तक सही दिशा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सेम इन दोनों 2 जो पेयर बने हैं इनमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां 2x रह गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां 1 रह गया। अब 3x इक्वल्स टू 2 ट्रांसफर करो, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x इक्वल्स टू कितने हो गए 2, और x इक्वल्स टू 2/3। इधर 2x इक्वल्स टू -1 और ट्रांसफर कर लिया तो माइनस का 1 हो गया, x इक्वल्स टू -1/2। तो हमारे 2 आंसर क्या आएंगे, 2 जीरोज क्या आएंगे x के, x इक्वल्स टू 2/3 एंड -1/2। ये हमारे आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। बोलो समझ में आया अच्छे से? एक बार फिर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका,
जब 3 संख्याएं दी हुई हों तो उनका फैक्टराइजेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि उन 3 संख्याओं को हमें 4 संख्याओं में कन्वर्ट करना है। ठीक है लड्डू, समझ में आ रही है बात? हाँ, लाडू खा खा के वास्तव में लाडू से हो गयो, ले भी कौन मारा खाता मेरी यार, थोड़ा सा लिया तो है नंदू, थोड़ा सा लेना चाहिए ना, तने ये बेरो को नहीं होगी गुरुजी भूखा बैठे हैं। चलो 6x माइनस 1x माइनस 2, भाई ये पदों का गुणनफल 12 है, तो बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर, अगर मैं घटाने का नाम लूंगा तो आप, जोड़ने का नाम लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं घटाने का नाम ले लेता हूं कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन हल हो जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड ने अब की बार अपने, नहीं तो सामान्य क्वेश्चन दे दिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 1 -5 और -4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखिए, एक मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ की रेखा खींच रहा हूं, ये ग्राफ की रेखा एक है, आप लोगों को ये बात बताई हुई है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना, इसमें ये इसका मूल बिंदु है ओरिजिनल है इसका, तो ये तो माइनस में होते हैं और ये प्लस में होता है, इसी प्रकार से ये प्लस में और ये माइनस में होता है। हम इस बात का हमें नॉलेज होना चाहिए कि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। अब इसने जो क्वेश्चन कहा है इसमें देखिए, मान लीजिए आप एक पॉइंट यहां है, 1 -5, इसने, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूं, मैंने पेन रख दिया ऐसे ही कि यहां एक, वैसे तो आएगा तो ये इधर नीचे आएगा, लेकिन मैं इस तरीके से ना समझा करके मैं सीधा ही बता देता हूं कि एक पॉइंट तो यहां है, एक कोऑर्डिनेट यहां दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक बिंदु यहां दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -5, और एक यहां दिया है दूसरा बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -4 और 5। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिलाया गया तो ये x अक्ष बीच में आया, बीच में कहां, एकदम मिडिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं बीच में आया, तो ये x अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, डिवाइड किस अनुपात में कर रहा है? तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहां y की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? y की वैल्यू कितनी है? x अक्ष पर है ना ये ग्राफ की रेखा, इसका मतलब y अक्ष पर नहीं, सॉरी x अक्ष पर y की वैल्यू 0 है। कंप्लीट है क्या बात, या कंफ्यूजन है कहीं? इसने ये पूछा है कि इसका ये रेशियो क्या होगा, तो मैं इस हिसाब से लिख देता हूं, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, इसको मिटा रहा हूं इतना। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः देखो दिया हुआ क्या है, चलो मैं सीधा ही लिख देता हूं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, फॉर्मूला है ना 7th एक्सरसाइज में, क्या फॉर्मूला है? px इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब मैं ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं कर रहा हूं, पूछो क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ना तो मेरे पास इस x की वैल्यू है और ना ही मेरे पास रेशियो है, इसलिए मैं y वाली वैल्यू पुट करूंगा यहां पे। कौन सी वाली? क्योंकि हम दो चीजें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ना तो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक कंप्लीट है और ना ही हमारे पास रेशियो कंप्लीट है। ऐसी स्थिति में हम, ये तो कंप्लीट है ना y की वैल्यू, तो इसलिए मैं यहां पर ये यूज न करके क्या यूज करना चाहिए अपने को? ये यूज करना चाहिए py। तो m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। अब यहां पर रेशियो आप मान ले कि ये रेशियो r रेशियो 1 के रूप में है। अब पी वाई की वैल्यू कितनी अंतर विभाजन बिंदु की? 0। कंप्लीट आ रहा भैया? m1 की वैल्यू कितनी है?
आर, m1 की वैल्यू कितनी है आर, और y2 की वैल्यू कितनी है 5, m2 की वैल्यू कितनी है 0 सॉरी 1, और y1 की वैल्यू -5, m1 की वैल्यू r प्लस 1। अब 0 इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए, मिटा देता हूं मैं इसको, यहां पर डिजिट ले लिए हैं मैंने, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा अगर नीचे लिख दूंगा तो। 0 इक्वल टू 5 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r, और 1 को इससे करेंगे तो -5, और r प्लस 1। इसके नीचे बट्टा में क्या कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5r माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r माइनस 5 आ ही रहा है। अब 5r इक्वल टू 5 ट्रांसफर कर दिया, और r इक्वल टू 5/5, यानी रेशियो क्या आएगा 1/1। तो आप ये रेशियो इस तरीके से लिख सकते हैं 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है बात निकेंद्र? ओके बेटा, हाँ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। हमारे पास समय कम है, और जिस विद्यार्थी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि दूर दराज बैठा प्रत्येक विद्यार्थी हमारी टीचिंग का आनंद ले, और हम अगर किसी गरीब बच्चे के या किसी पढ़ने वाले बच्चे के काम आ सकें तो यह हमारा सौभाग्य होगा। हम बच्चे के हित में कार्य कर रहे हैं। हाँ, 8th क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। यह एक पतंग है, और यह भूमि से इसकी ऊंचाई है कितने मीटर, 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, तो डोरी कहां होगी, ऐसी तो होती है डोरी, यह डोरी है, इस डोर से ये पतंग उड़ रही है। ये सीधी ऊंचाई लिखी है मैंने जमीन से पतंग की, और ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, जमीन हो गई। यहां पतंगबाज खड़ा है, यहां पर से सीधी ऊंचाई ये हो गई, और यहां पतंग उड़ रही है। कहां प्रॉब्लम है, रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, ये थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यह मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये लेंथ अपने इसको मान लेते हैं x, डोरी की लंबाई क्या मान ले, यहां लिखें आप a b और c। कंप्लीट है बात। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो क्या करें, अब देखो दिया हुआ क्या है, परीक्षा के दृष्टि से बता रहा हूं आपको, दिया हुआ है इसमें AC को हम क्या मान ले, लंब। कितना दिया है, 60, और AB अपने को फाइंड करना है, वो क्या है इसका करण, वो कितना है x, और थीटा कितनी दे रखी है 60 डिग्री। चलो मैं सीधा इतना ही लिख देता हूं, थीटा सीधी नाम से लिख देता हूं। अब देखिए लंब और कर्ण में किस थीटा का, इन दो भुजाओं में कौन सी थीटा काम में लेंगे हम, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन थीटा। साइन कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। मैं सीधा ही लगा देता हूं, लंब की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है 60, और इसका हाइपोटेन्यूस कर्ण है x। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। कंप्लीट है ना यहां तक है। अब x इक्वल टू 120/√3, √3 भाग में चला गया ना। अब इस संख्या का परिमेयीकरण कर दो आप। परिमेयीकरण करने का मतलब है कि समान संख्या से मैं गुणा कर देता हूं इसको, समान संख्या से। ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है ना, ऊपर और नीचे, हालांकि इससे मतलब जो नंबर दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करें, यहां पे x इक्वल टू 120 इंटू √3, या √3 सीधा लगा दो भले, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3 से इसको डिवाइड कर लें तो 40 आ गया ना। अब यहां पर चाहे आप ये आंसर लगा दें, योर आंसर विल बी राइट, और चाहे तो आप तो इस √3 की वैल्यू रख दें 1.732 और मल्टीप्लाई करके यहां आंसर लिख दें। दोनों ही आंसर सही है आपके, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसमें स्क्वायर रूट के रूप में दे रखा है, और यहां पर हमने वैल्यू लगा दी है √3 की।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। 8th नंबर क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2023 मेन एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है 10th क्लास मैथमेटिक्स का, उसका बी सेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक अपना अटेंशन यहां दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 6.7 सेमी लंबाई का ये रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 के अनुपात में, कल आया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया है 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है। 8th नंबर क्वेश्चन, क्या करना है, रेखाखंड की लंबाई कितनी है 6.7 सेंटीमीटर और विभाजन किस तरीके से है, विभाजन किस तरीके से करना है 2:3 के रेशियो में करना है। किसमें 2:3। तो आप लोगों को सभी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, आप इतना ध्यान रखें कि पहले आप एक लाइन सेगमेंट लें 6.7 सेंटीमीटर का, फिर यहां पर एक लगभग 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखाखंड खींचे असीमित, उस पर आप 5 जगह इसको बांट दें, 5 इसमें कट लगा दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5th को आप यहां मिला दें और किसको 5th को, और 2nd को आप यहां से यहां मिला दें, यानी चाप काटने पड़ेंगे आपको, 2nd को आप यहां से यहां मिला देंगे। तो ये पूरी रेखाखंड जो है, पूरा लाइन सेगमेंट जो है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। चाप काटना थोड़ा सा एक दिन फिर बताएंगे आपको। कंप्लीट है, क्लियर है ना बात है, कोई बात नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमारे लिए ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता ये क्वेश्चन। और वैसे भी ये 11th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत सरल एक्सरसाइज दे रखी है और निश्चित रूप से इसका क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आना ही है। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। यह भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे तो दोबारा दूसरी वीडियो में शामिल कर लेंगे। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यह घड़ी दे रखी है, क्या दे रखी है, यह इसका सेंटर है और इसमें लगी मिनट की सुई, यह जो सुई है मिनट वाली, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सर्किल दे रखा है इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हम इतना मानते हैं। लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में ये यहां से यहां चल करके आ जाएगी, ये अब फिलहाल यहां है सुई और 5 मिनट बाद में कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। ये 12 पर, ये 1 पर, ये 2 पर और ये फिर 3 पर है ना। 5 मिनट में इतनी दूरी तो चलेगी मिनट की सुई। तब आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये फिक्स बात है। क्यों है, क्योंकि हम 360 डिग्री जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं। कितने से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और टोटल यहां पर थीटा कितनी है, एंगल कितना है 360 का, इसलिए 360 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 5 मिनट में कितनी दूर चली, हाँ, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरी डिटेल ना लिख करके मैं इतना लिख देता हूं, इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और यहां पर जो त्रिज्या खंड बना है, सेक्टर बना है, उस सेक्टर की त्रिज्या 14 है, आर कितना है 14। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसने पूछा है, सेक्टर का एरिया फाइंड कर दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये ना 22/7 इंटू आर है इसका 14 इंटू 14, थीटा दी है इसने 30 डिग्री की, डिवाइड बाई 360। अब इससे कैंसिल करो जितना हो सकता है उतना, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने आ गए 12, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो
2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 7 और ये आ गया 3। अब ऊपर बचा क्या है 22 और 7, नीचे कितना बच गया 3। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 154 डिवाइड बाई 3, ये CM स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट ध्यान दें, समझ में आ रहा है बच्चों? 13th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दो चीजों के एक साथ, शायद दो चीजें नहीं, गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, एक ही क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार प्रश्न है। हाँ, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघला करके एक स्पेयर है, उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ये गोला है, एकदम गोल है, ये फुटबॉल वॉलीबॉल की तरह है, और इसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करना है पिघला करके त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में। अब यहां पर इसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाना है, इस तरीके का, क्या है सिलेंडर बनाएंगे हम, एक बेलन बनाएंगे। उस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब हम एक चीज को मेल्ट करके पिघला करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। क्या होता है? दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल एक जितना होता है। इसलिए हम ज्यादा न लिख करके, मैं इतना, इसने पूछा क्या है बेलन की लेंथ पूछी है, बेल इसको खड़ा करेंगे तो बेलन की हाइट हो जाएगी, बात एक ही है। ये तो मैंने बेलन को पटक दिया, आड़ा पड़ा है, अगर सीधा खड़ा करेंगे तो बेलन ऊंचा हो जाएगा, बात एक ही है। अब देखिए दिया हुआ है गोले की त्रिज्या और दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, बेलन की हाइट पूछिए, तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा हूं। आप लोगों को यहां दिया हुआ क्या है वो पूरी डिटेल यहां लिखनी चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं बेलन का आयतन, नीचे रह जाएगा ये तो, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, गोले का आयतन। दोनों का फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप सीधा भी कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई को कैंसिल कर दें हम, झंझट ही नहीं रहेगा। या फिर ये अगर कंफ्यूज होते हो आप हैं तो हमें आगे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दूंगा कैंसिल, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। यहां आर किसकी लगानी है अपने को? बेलन की, क्योंकि हम बेलन का आयतन यहां लिख रहे हैं 6 × 6 × h इक्वल्स टू 4/3। इसकी आर कितनी है 4/4.2 × 4.2 × 4.2। अब h निकालेंगे ना तो इसमें 4/3 4.2 4.2 4.2 में किससे डिवाइड कर दें? 6 × 6 से डिवाइड कर दें। अब इसका पॉइंट कैंसिल करने के लिए मैं नीचे 3 × 0 लगा रहा हूं। क्लियर है क्या बात? अब इसको काट दो आप, देखिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार, 6 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 7 बार, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आया 14। अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, चारों को, 7 4 जा 28 और 14 7 जा 108, सॉरी 98, और नीचे कितने हैं 3 × 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 3 अक्षर छोड़ करके और फिर पॉइंट लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। यह रफ वर्क है जो आपको करना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और 3 पॉइंट के बाद, 3 अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो, वह 1000 से डिवाइड हो जाएगी। कर लोगी? कर लोगी बच्चों? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ भाई साहब,
हाँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखें। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए, यानी एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, हाइट मान लीजिए उसकी 10.10 सेंटीमीटर या ब्रेथ मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तीसरी साइड है 3.5 सेंटीमीटर, यानी घनाभ की लंबाई, क्यूबॉइड की लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन साइड दे रखी हैं। 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे कहा है के लिए 1.7 सेमी व्यास 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होगी, यानी हम कितने चांदी के सिक्के मेल्ट करें, जिसमें जैसे चांदी का सिक्का मान लीजिए इस तरीके का है, एकदम गोल, ठीक है ना, तो ये क्या माना जाएगा, ऐसा बेलन, ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट बहुत कम है, रेडियस कितनी है इसकी 1.75 सेंटीमीटर, व्यास है भाई 1.75, इसका डायमीटर कितना दे रखा है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 1.75 डिवाइड बाई 2, ये सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई है इसकी 2 mm, हाइट कह सकते हो 2 mm है, तो जब हमारी ये 1 2 3 4 जो नाप दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में है और 5वां नाप mm में दे रखा है, तो सबसे पहले इन सभी नाप की यूनिट एक बनाइए, इसको आप सेंटीमीटर बनाइए तो कितने mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm बराबर, तो 10 से इसको डिवाइड करके इसको आप सेंटीमीटर बना लीजिए। अब आप सिक्कों की संख्या निकाल रहे हो तो कितने सिक्के चाहिए, मैं सीधा लिख रहा हूं सिक्कों की संख्या, तो आप यहां पर सूत्र वो क्वेश्चन ये बनाइए, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का आयतन। अब दोनों का फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है 5.5, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 3.5, और इसकी 22/7, ऊपर भेज दो ना 7 को, यहां पर 10 है ही, और बाकी सॉरी 22, फिर आर कितना है इसका 1.75/2, 1.75/2, आर स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने आर को 2 बार लिखा है। फिर एच कितना है 2/10 है ना इतना। अब देखिए नीचे जो डिजिट आई हैं उस डिजिट को आप ऊपर भेजिए, इसको भेज दिया, इसको भेजिए, ये भेज दिया, इसको भेजिए, ये भेज दिया, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटा करके आप इसका पॉइंट हटा दो ना, ऊपर कितने करूं 100, इसका पॉइंट भी हटा दो, ऊपर कितने कर दूं 100, ये लो नीचे से पॉइंट गायब कर दो आप, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटा दो, इसका मतलब अब की बार इसमें नीचे 100 कर दूं। अब इसको काट लो पूरे को, देखिए कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, 100 से 100 कट गए। अब इन सभी को काट सकते हो ना आप, रफ थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो 2 से 2 कट गए, और 22 से ये 11 2 जा 22, 11 5 जा, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो नेक्स्ट बचते हैं उस नेक्स्ट को आप काट करके अपने आंसर निकाल सकते हो। जो एट लास्ट नंबर आएगा ना वो उन सिक्कों की संख्या होगी जिनको मेल्ट करके हम इतना बड़ा क्यूबॉइड बना सकते हैं, जिसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। ओके चलो, या कंप्लीट करूं? कंप्लीट आप कर सकते हो इसको, मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखें और अपना ध्यान पूरा यहीं ब्लैक बोर्ड पे जमा के रखें।
बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। मीन फाइंड करना है जिसमें x दे रखा है, f दे रखा है। x की वैल्यू यहां देखिए, आप ध्यान दें, x की वैल्यू दी है इसने 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 60, 70 और 80। और फ्रीक्वेंसी दी है इसने 6, 11, 7, 4, 11, 7, 4, 4 और 2, 1। तो इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है? अरे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये है ना। तो आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते जाइए। 120, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 330, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 280, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसको इससे करेंगे 240, इसको इससे करेंगे 140 और इसको इससे करेंगे तो 80। अब देखिए, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ठीक है। इसके जो सम आता है ना, इस सम से इस सम को आप डिवाइड कर लो और इस फॉर्मूले में लगा दो। यानी ये जो सम है ऊपर लगा दो और ये जो सम है फ्रीक्वेंसी की वो यहां नीचे लगा करके इससे डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। कहीं डिफिकल्टी नहीं है, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जितना रफ वर्क आप करोगे आपका समय उतना ज्यादा सेव होगा, क्योंकि एग्जाम के दौरान आपको इस तरीके से डिफिकल्टी नहीं रहेगी। अगर रफ वर्क करके आपने पहले से ही कैलकुलेशन पे थोड़ी सी अपनी पकड़ जमा रखी है तो। क्लियर करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, इस बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और यह लगभग चौथे से लेकर के 14वें क्वेश्चन तक, कितने 11 क्वेश्चन हो गए, 22 मार्क्स का, सॉरी 15 तक है भाई, 16 तक है। तो 4 से 16 तक 12 क्वेश्चन है, 12 नहीं 13, और 13 क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 30 नंबर का सेक्शन हमने वो किया था, 26 नंबर का सेक्शन यह हो जाएगा। तो ये 80 में से 56 मार्क्स का सेक्शन ए और बी मिला करके हैं। तो आगे हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। 24 मार्क्स के 2 सेक्शन है, सी और डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दें। 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 3.8 है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितने हैं? मैच जीतने की प्रायिकता the probability of winning the A is equals to 0.38। अब B के जीतने की प्रायिकता पूछी है इसने, जीतने की प्रायिकता कितनी है? B के जीतने की प्रायिकता कितनी है? तो 1 में से इसको माइनस कर दो बस। कहां प्रॉब्लम आती है? देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आता होगा, P नॉट ई इक्वल टू प्रायिकता होने और न होने की सम हमेशा 1 होती है। तो ए के जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? या ये कह सकते हो कि ए के हारने की प्रायिकता कितनी होगी? P नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.38। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आता है? 62। कितना? 0.62। ये लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, बी के जीतने की प्रायिकता 0.62, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, पूरी तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। हाँ, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी तरह से वीडियो को देखें और इस वीडियो का पूरा आनंद उठाएं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन क्वेश्चंस को आप केयरफुली करते हैं तो अन्य क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको हल करना आप लोगों के लिए इजी होगा। धन्यवाद सभी को। सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आप लोगों के सब्सक्राइबेशन हैं और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन हमारे लिए आगे बढ़ने का एक माध्यम होता है। धन्यवाद।